छात्र छात्राओं, कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत भी एक सार्जेंट योजना आई थी जो 1944 में आई थी। उसके जो सुझाव दिए गए थे, उन्होंने अपनी जो सिफारिशें दी थी, रिकमेंडेशंस दी थी, वो काफ़ी अच्छी उनकी रिकमेंडेशंस थी। हमारी हर स्तर की शिक्षा के बारे में उन्होंने उसमें अपने सुझाव दिए थे। जैसे आपकी कुछ स्पेशल भी थी, जैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उस पर अब तक किसी ने कोई सुझाव नहीं दिए थे, तो स्पेशल माने जाने चाहिए। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सब के बारे में उन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं और उनके प्रशासन संगठन के बारे में सुझाव दिए थे। और आपके फिर जैसे भारत में औद्योगिक शिक्षा या आपकी टेक्निकल एजुकेशन है, उसके बारे में सुझाव दिए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए हैं कि उनको स्वस्थ कैसे रखा जाएगा, है ना। और उनको एक मनोरंजनात्मक शिक्षा देना, उनको सामाजिक कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, है ना, इस तरह की। और कुछ हमारे समाज में जैसे विकलांग बच्चे होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, उनकी शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया है। अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में उन्होंने बताया है। तो उन सब चीजों के आधार पर हम जो है आज जो है इस सार्जेंट योजना जो 1944 में आई थी, आज इसका हम मूल्यांकन करेंगे। देखिए, कोई भी समिति, कोई भी आयोग, जो भी उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, उन सभी का हमने मूल्यांकन किया है। और मूल्यांकन हम करते हैं तो दो ही आधार होते हैं उसके मूल्यांकन करने के, कि उसके जो सुझाव थे उन सुझाव में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण है, क्या क्या मेरिट है ना। और दूसरे, वो हमारे लिए कितनी हानिकारक नहीं है, या हमारा जो पैसा है वो बेकार जाएगा, या हार्मफुल हो सकती है ना हमारे लिए, या उसको हम त्रुटि कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं, जिसका हमारे समाज पर गलत प्रभाव पड़ सकता है उनको उन सुझाव को लेकर के। तो वो हम डीमेरिट, उनको दोषों में हम मानते हैं। फिर हम जाकर के कहीं उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं कि ये शिक्षा योजना जो है इस तरह का हमारे लिए कोई योगदान इसने दिया है। तो आइए सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि इस सार्जेंट योजना में कौन कौन से गुण थे जो राइटर्स ने अपनी किताबों के माध्यम से बताए हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि सार्जेंट योजना जो है ब्रिटिश काल की पहली शिक्षा योजना है, जिसे भारत की तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया है। यानी कि जो भारत की तत्कालीन जो आवश्यकता थी उसी समय की, उसके अनुकूल बनाया जाने वाली वो पहली सार्जेंट योजना शिक्षा योजना है। और यह सही अर्थों में एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना मानी जानी चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया है कि ब्रिटिश काल की यह पहली योजना है जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर, जैसे आपका पूर्व प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक और उसके सभी पक्षों पर, जैसे आपका पाठ्यक्रम से लेकर के उसकी परीक्षा प्रणाली तक, और उसके बीच में जितने भी आपका टीचर्स की बात आ गई, मेथड्स की बात आ गई, छात्रों को उनकी आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति देनी है ना, इन सब की बात आ गई। तो आदि पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है और उसका भावी कार्यक्रम बनाया गया है। नेक्स्ट, इसमें अगर हम तीसरी चीजों को लेकर के चलेंगे तो भारत में ब्रिटिश काल में अब तक जितना भी शैक्षिक चिंतन हुआ था, उसका मूल आधार यह था कि भारतीय जो है यूरोपीय ऊंचाई को स्पर्श नहीं कर सकते थे। लेकिन इस योजना के निर्माताओं ने भारतीयों को भारतीय पद्धति से यूरोपीय ज्ञान विज्ञान में परिपक्व करके यथा ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। यानी कि इससे पहले की जो शिक्षा योजना थी उसमें अंग्रेजी को मस्ट बता दिया है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को मस्ट बता दिया गया है, यूरोपीय ज्ञान को बहुत श्रेष्ठ बता दिया गया है, सुपीरियर बता दिया गया है ना। लेकिन भारतीय पद्धति का कोई जिक्र नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी पद्धति में ही पढ़ करके आपको ज्ञान मिल सकता है, लेकिन इन्होंने सुझाव दिया है कि भारतीय पद्धति में ही इसको पढ़ाया जाना चाहिए, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, तो भी ये उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि यह ब्रिटिश काल की पहली शिक्षा योजना है जिसे पूरा करने के लिए समय भी निश्चित किया गया है और पैसा भी निर्धारण किया गया है। जैसे
40 वर्ष का जो समय दिया गया है इसमें कि 40 वर्ष की ये योजना है। और इसका जो पैसे की बात आती है, अनुमानित जो व्यय जो खर्चा था वो 313 करोड़ रुपए खर्चे करने की इस 40 साल में एक योजना बनाई गई थी। तो ये भी पहली योजना थी। नेक्स्ट इसमें बताया कि इस योजना में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों को उनके शैक्षिक उत्तरदायित्व उनके निश्चित किए गए हैं कि आपके ये उत्तरदायित्व है, आपकी ये जिम्मेदारी है और आपको उसको अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए, वो स्पष्ट कर दी गई है उनके कर्तव्य। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि इस योजना में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के शैक्षिक कार्यों में तालमेल रखने के लिए केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना पर विचार प्रस्तुत किया गया है। जो एक केंद्र में शिक्षा विभाग खोलने की जो बात की है, तो उसमें जो केंद्र सरकार की पॉलिसी चल रही है, जो प्रांतीय सरकार की जो पॉलिसी चल रही है, जब उनके शैक्षिक कार्यक्रम चल रहे हो, आपस में टकराए हुए मतभेद ना हो, तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो, वो आपस में सहयोग से चले। तो इस प्रकार को इसके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने जो है केंद्रीय शिक्षा विभाग के खोलने की अनुमति प्रदान करने की सुझाव दिया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि इस योजना में देश भर में एक व्यावसायिक निर्देशन केंद्र और रोजगार कार्य खोलने का भी सुझाव दिया है, जिससे हमारे देश की जो शिक्षित बेरोजगारी है उसकी समस्या का हल निकल सके, है ना। यानी कि व्यवसायिक निर्देशन का मतलब यह है कि आपको कौन से व्यवसाय में कितना लाभ हो सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी रुचि क्या है, आपकी योग्यता क्या है, उस रुचि के अनुसार ही आपको विभिन्न प्रकार के रोजगार खोलने की अनुमति दी जाती है या निर्देशन आपको दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि यह भारत की सर्वप्रथम योजना है जिसमें पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का भी सुझाव दिया गया है। यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बनाने पर उन्होंने जोर दिया था। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो इस योजना में माध्यमिक एवं उच्च और तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए ठोस सुझाव दिए गए हैं कि इस प्रकार से आप इन शिक्षा के अंतर्गत अपने कुछ प्रयास कर सकते हैं, उनमें इन समस्याओं का समाधान इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसका प्रचार प्रसार इस प्रकार से कर सकते हैं। इन स्तरों पर केवल योग्य छात्रों को प्रवेश देने का सुझाव भी इनका एक अच्छा महत्वपूर्ण एक सुझाव था। नेक्स्ट इसमें आता है, यह पहली योजना है कि जिसमें मंदबुद्धि वालों के लिए या विकलांग वालों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की बात कही गई है। नेक्स्ट इसमें आता है कि इस योजना में अध्यापकों के प्रशिक्षण की पूरी योजना तैयार की गई है कि प्राथमिक स्तर के या पूर्व प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के टीचर्स का कितने साल का प्रशिक्षण होगा और कहां पर इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट इसमें बताया है कि यह भारत की पहली शिक्षा योजना है जिसमें प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है और उसकी व्यवस्था की पूरी योजना की व्यवस्था भी बताई गई है कि यह योजना इस प्रकार से लागू की जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है कि यह भारत की पहली शिक्षा योजना है जिसमें शैक्षिक अवसरों की समानता की ओर कदम बढ़ाया गया है, यानी कि सबको शैक्षिक अवसर जो है वो समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। तो ये तो इसके कुछ गुण बताए गए राइटर्स ने। अब दोष भी इसके अंतर्गत आते हैं और दोषों पर भी हम कुछ चर्चा करते हैं। पहले जो दोष है इसमें कि यह योजना बड़ी दीर्घकालीन योजना बनाई गई है, उनके बहुत लंबे समय के लिए बनाई गई है, जो 40 साल का समय है। 40 साल के समय में कौन गवर्नर जनरल आएगा, किसकी सरकार आएगी या नहीं आएगी, अंग्रेज लोग यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी कि बहुत लंबा प्रोग्राम इसके लिए बना दिया गया है, तो वो एक अच्छा प्रभाव उसका नहीं पड़ सकता है। दूसरा इन्होंने बताया है कि इस योजना को पूरा करने के लिए जिस धनराशि जो अनुमानित धनराशि 313 करोड़ रुपए का जो अनुमान इन्होंने दिया है वो बहुत ही अपर्याप्त है ना, यानी कि उसको हम पर्याप्त नहीं कर सकते हैं। भारत देश एक गरीब देश है, निर्धन देश है, 313 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, इसके लिए कोई उन्होंने इसका स्रोत नहीं बताया है कि कहां से इसको पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, भारत से लिया जाएगा या ब्रिटिश सरकार से देगी, इसके लिए भी कोई गवर्नमेंट इन्होंने तैयार नहीं किया है। अब तीसरी अगर हम बात देखें तो यह योजना जो है उद्योग प्रधान देश जो है आपका इंग्लैंड, उसकी शिक्षा प्रणाली के आधार पर तैयार की गई थी, लेकिन हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, ग्रामीणों का देश है, यहाँ पर ये शिक्षा नहीं चल सकती थी, तो उसके लिए शिक्षा जो है उपयोगी नहीं साबित हो सकती थी, है ना। तो ये एक कृषि प्रधान देश के लिए, कृषि
प्रधान जो है वो शिक्षा यहाँ पर होनी चाहिए थी, उसकी आवश्यकताओं की डिमांडों को लेकर के वो शिक्षा ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए थी। नेक्स्ट इसमें आता है कि यूं यह शिक्षा योजना अब तक की शिक्षा नीतियों में सबसे अधिक व्यापक है ना, परंतु फिर भी कुछ पक्ष इससे छूटे रह गए हैं, जैसे आपकी धार्मिक शिक्षा है, जैसे आपकी मेडिकल एजुकेशन है, जैसे आपकी महिलाओं की शिक्षा है ना, तो और भी बहुत सारे क्षेत्र रह सकते हैं। तो इसके ये दोष इन्होंने कुछ बताए हैं, लेकिन इन दोषों और गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सार्जेंट जो रिपोर्ट है हमारी भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसने जो भी पॉइंट्स दिए हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अगर उन पर सरकार अपनी कार्यवाही करती, अपनी कार्य प्रणाली करती, उस पर अब उन सुझाव को ज्यादा से ज्यादा मानने की कोशिश करती, तो हमारी शिक्षा के कुछ आउटपुट, अच्छे आउटपुट निकल करके आती। हमारी शिक्षा के कुछ जो एक निरंतर जो एक प्रयास उनका चल रहा था, उसको अच्छा एक उपयोगी बनाने का प्रयास चल रहा था, तो उसमें हमें सफलता अधिक उसमें मिल सकती थी।